हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट साइंस स्पेशल रेलवे ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट थर्ड का ये पेपर है और ये सेट नंबर 3। यानी कि इससे पहले हमने 2 सेट करा रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम ये साइंस स्पेशल ग्रुप डी का इसको आज हम कराने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। और अगर आपने हमारे जीके के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, इसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, स्टैटिक जीके ही करा रहे हैं। और चलिए करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। आ जाइए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। पहला क्यूटिन, सेफरेनिन, सुवेरिन या काइटिन। इनमें से बताना है कौन सा वो रसायन है। देखिए, कॉर्क सेल के अंदर जो हमारा होता है वो सुवेरिन होता है। ठीक है, ये क्या करता है? गैसों और पानी को रोकता है। कॉर्क को हम छाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें छाल के अंदर जो कॉर्क है उसके अंदर सुवेरिन अंदर रहता है, तो ये क्या करता है? गैसों को और पानी को अंदर जाने से रोकता है। ठीक, और ये काइटिन है। ये काइटिन तुम्हारा जो कवक होता है, कवक का और सेल होती है। ठीक है ना, कवक की जो भित्ति होती है, मतलब आउटर दीवार होती है, उसको बोलते हैं काइटिन की बनी होती है। क्यूटिन जो होता है ये रेगिस्तानी पौधों में पाया जाता है। ठीक है, जिससे कि जो वाष्प पानी जो उनसे बाहर ना निकल के जाए, क्योंकि गर्मी में वाष्प बन के पानी बाहर निकल जाता है, तो क्यूटिन उसको रोकता है क्योंकि वो पानी की कमी रहती है। अगला देखिए दूसरा, बेकिंग पाउडर डैश एंड डैश का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर किस किस को मिला के बनता है ये बताना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैलिक अम्ल। तो इनमें से बताना है किससे मिलके बनता है। तो बेकिंग सोडा जो है, बी वाला ऑप्शन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, इन दोनों को मिला के बनता है। क्योंकि सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका थोड़ा सा कसैला रंग होता है ना, कसैला होता है, इसलिए इसमें ये टार्टरिक मिलाते हैं, इससे स्वाद बन जाए। तो इन दोनों को मिला के ये बनता है। ठीक है, और जो टार्टरिक अम्ल है ये इमली के अंदर पाया जाता है, और जो मैलिक अम्ल है ये आपका मिलेगा सेब के अंदर। ठीक, सेब के अंदर मैलिक अम्ल पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, खाने का सोडा इसी को बोलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाला प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब जो कीटोन जो होते हैं उनके पीछे जो ग्रुप होता है उसको क्या लगाते हैं? तो ओइक या ऑल, अल या ऑन। ठीक, तो कीटोन ऑन इसमें पता चल रहा है, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, कीटोन जो होता है कीटोन ग्रुप में ये सी और डबल बॉन्ड और इस तरीके से, और ये आर होता है, आर मतलब कोई भी एल्कली ग्रुप हो सकता है, और डबल बॉन्ड ओ, तो ये इसका सिंबल रहता है। ठीक, सी ओ इसमें मिलेगा एंड में, डबल बॉन्ड के साथ ओ जुड़ा रहेगा। और ये ओ एक जो होता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है। अल होता है एल्डिहाइड के पीछे लगाते हैं, ऑल होता है ये एल्कोहल के पीछे लगाते हैं, और ये कीटोन के पीछे लगाया जाता है। अगला चौथा क्वेश्चन, देखिए ये सर्किट दिया हुआ है हमारा, इसमें ये प्लस वाला जो साइन हो, बड़ा वाला जो सिंबल है प्लस को डिनोट करता है, और छोटा वाला ये माइनस को डिनोट करता है। तो इसमें पूछा है कि दिए गए प्रपथ में डैश का प्रभाव वामवर्त होता है। वामवर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें ये बताना है एंटी क्लॉकवाइज कौन घूम रहा है, वोल्टेज, प्रतिरोध, धारा या इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये इसको समझ लीजिए, जो पॉजिटिव से हमेशा करंट निकलता है और नेगेटिव की तरफ बहता है। ठीक है, तो ये करंट की धारा हो गई डायरेक्शन, लेकिन उसने बोला एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूमने का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। उसका उल्टा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जो करंट के अपोजिट में, करंट किसका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी धारा का
और आवेशों का प्रवाह को करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अपोजिट चलते हैं, यानी करंट अगर ऐसे बहेगा इस तरीके से तो इलेक्ट्रॉन्स इसके उल्टे बहते हैं, इस तरीके से बहते हैं। ठीक है, तो इसको जानना है। तो इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, आई का फॉर्मूला जो होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये होता है। ठीक है, यानी कि आवेशों की प्रवाह की दर को करंट बोलते हैं। तो इसमें देख लो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो ये इलेक्ट्रॉन का वामावर्त होगा। ठीक है, अगर इसको दक्षिणावर्त बोलता है यानी क्लॉकवाइज, तो हम कौन सा आंसर करते हैं, ये धारा करंट, करंट ऐसे बह रहा है। ठीक, करंट का जो मात्रक होता है वो ए से डिनोट करते हैं, यानी एम्पियर इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, और ये प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, इसका जो ओम होता है ऐसा ही मात्रक। वोल्टेज का बी होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है यानी 1.6 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब। आवेश मतलब होता है चार्ज, तो चार्ज का मात्रक कूलाम्ब होता है। इसका जो वेट होता है इलेक्ट्रॉन का मास वो 9.1 10⁻31 केजी में इसका होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। पांचवा प्रश्न, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। यानी परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के अंदर, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगता है वो बताना है। पहला द्विआरी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल या विद्युत स्थैतिक बल। तो नाभिक के अंदर दोनों रहते हैं, इनमें नाभिकीय बल लगता है दोनों के अंदर। ठीक है, ज्वारी बल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है दो वस्तुओं के बीच। ठीक है, वस्तुओं के बीच में ये लगता है। और विद्युत स्थैतिक बल आवेशों के बीच में लगता है। आवेश जो होंगे चार्ज उनके बीच में लगेगा ये। ठीक है, अगला देखो छठवां, पौधे में स्रावित होने वाले हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की ओर झुकता है कहलाता है। तो सूरज की ओर झुक जाता है तना, मतलब जैसे सूरजमुखी का पेड़ होता है सूरज की तरफ झुक जाता है, क्यों? ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन या स्कॉर्बिक एसिड। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या रहता है, जो टिप होती है ना, टिप पे मिलेगा। ठीक है, या फिर ये मिलेगा आपको रूट टिप, यानी सूट टिप। सूट मतलब ऊपर तने वाला भाग, नीचे रूट के अंदर, वो भी टिप पे, मतलब उसकी जैसे जैसे कली निकलती है ना वहाँ पे मिलता है। तो ये उसको बढ़ाने का काम करता है, पौधे में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन जो है तुम्हारा, ये सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन कौन करता है, ये साइटोकाइनिन। ठीक है, नई नई फूल फल बनने का कारण इसी से होता है। स्कॉर्बिक एसिड पता है आपको, ये जिबरेलिन होता है आपका पौधे में वृद्धि करने के लिए, पौधे में वृद्धि के लिए ये उपयोगी रहता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए सातवां, कार्य करने की दर डैश कहलाती है। तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं बताना, वेग, ऊर्जा, शक्ति, बल। तो कार्य करने की दर को हम बोलते हैं शक्ति, यानी कि देखो P बराबर क्या होता है, P मतलब पावर, पावर होता है शक्ति का मतलब W/T, इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है हमारा, ये कार्य, और दर का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जो काम होता है वो दर लगाएंगे उसमें। ठीक, ये होता है। अब देखो ये वर्क क्या होता है, एनर्जी को ही हम, वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है। तो इसका जो होता है, जो एसआई मात्रक होता है, इसको वाट बोलते हैं, वाट। ठीक है, और एक और इसका कह सकते हो न्यूटन पर सेकंड, क्योंकि कार्य का क्या होता है, न्यूटन, कार्य का जो होता है वो न्यूटन पर सेकंड, इसको बोल सकते हो इसका फॉर्मूला एक और वेग का क्या होता है, S/T, ये वेग का फॉर्मूला होता है। एस क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटे टाइम। बल का मात्रक, बल का फॉर्मूला पता है, F=ma, ये मास होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण होता है। ठीक, अगला आठवां प्रश्न, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल में बनने वाली लहरें डैश होती हैं। समुद्र के तल मतलब बेस में, नीचे, समुद्र के नीचे जो लहरें उठती हैं उनके अंदर कैसी लहरें होती हैं, अनुप्रस्थ, स्थिर, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, या अनुदैर्ध्य। तो इसमें जो होती है ना तल में, समुद्र के तल में जो नीचे उठती हैं तो वो उनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, डी वाला। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, जो समांतर लंबवत चलती है,
कैसी चलती हैं, लंबवत। तो जो लंबवत चलती हैं तो उनको बोलते हैं अनुप्रस्थ, और जो समांतर चलती है उनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। अब देखो चलती कैसे हैं कि एक दूसरे में धक्का दे के चलती हैं, आगे बढ़ जाएंगे फिर उसको धक्का दे के फिर वापस आ जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से होती है। तो ये जो हमारी जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ये 3 तरीके की होती है ना। एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंगें या अनुदैर्ध्य तरंगें, और एक स्थिर सतही तरंगें, ठीक है, सतही तरंगें इनको बोलते हैं। तो 3 तरीके की तरंगें होती हैं, इनको मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। तीनों मैकेनिकल वेव्स के टाइप हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और सतही। अगला देखिए 9वां, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा है उसमें क्या होगा, पहला गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल। तो ये बताना है। तो इसमें देखो पहाड़ से कोई वस्तु गिर रही है तो उसके अंदर यहाँ से गिर रही है, यहाँ नीचे की तरफ आ रही है ऐसे, तो इसके अंदर दोनों होंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि गति के कारण जो होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, और स्थिति के कारण जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका ऑप्शन पहला, ठीक। अच्छा, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आती है मैकेनिकल एनर्जी, इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब देखो इनका जो है मैकेनिकल एनर्जी सेम रहती है, ये चेंज नहीं होती है। जैसे 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 हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो उसी रेशियो में जो घटेगी उसी रेशियो में ये बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कोई वस्तु ठहरी हुई है तो उसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर यहाँ से गिर दी जाती है तो यहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो हो जाएगी, लेकिन जब नीचे आ जाएगी तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है, नीचे आके यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 10वां, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। यानी कि कार्य शून्य होने पर, यानी कि हमारा कार्य शून्य होने का मतलब क्या है, W इक्वल टू जीरो है। तो W इक्वल टू जीरो है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब ये जब शून्य बोल रहा है, कार्य शून्य, तो इसका मतलब ये जो 90 रहेगा, कॉस थीटा 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो जब यहाँ 90 रखेंगे ये सब जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो ये सब किस एंगल पे आ रहा है, 90 पे, ठीक। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो ये जीरो कर देगा इसको सबको। तो हमारा वर्क कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो 90 पे, और ये मैक्सिमम कब होगा हमारा काम कार्य, ये W जो है मैक्सिमम कब होगा, तो ये कॉस जीरो की थीटा जीरो पे तो मैक्सिमम हो जाएगा और 90 पे शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11, 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया है। इसमें देखो अभी मैंने बताया है जो पोटेंशियल एनर्जी जो बताया था पीई, तो पीई के हिसाब से निकलेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसमें लग रही है। पीई का फॉर्मूला होता है mgh। एम कितना है यहाँ पे, 70 kg, और ठीक है, और ये जूल में क्या होता है, कार्य होता है, तो एनर्जी को ही हम कार्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, 98, तो इसके इक्वल में आ जाएगा। पहले इसको लगा लो। अब जी क्या है, देखो जी को हम लेते हैं कितना, 10, इसमें इसने 10 लिया है क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ रही, तो 10 लिया है, तो जी की वैल्यू 10 हो गई। एच तो हमको निकालना ही है। अब ये इक्वल टू किस है, ये 9800 जूल दिया है, इसके इक्वल में रखना है। यहाँ से एक जीरो खत्म और यहाँ से एक जीरो, एक फिनिश। अब देखो एच यहाँ से निकालोगे तो 7 इसके नीचे चला जाएगा, 7 से काट दो, 7 1 7, कितना हो जाए 2, 7 चौक 28, 14 मीटर, ठीक है। इस तरीके से इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ये दिया हुआ था 9800 जूल, तो इसका चौथा आंसर है। 12वां प्रश्न, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। देखो 57 जिसका परमाणु क्रमांक होता है वो किस में आता है, ये बताना है। डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक या पी ब्लॉक। तो आवर्त सारणी से है। अब आवर्त सारणी आपको आनी चाहिए पूरी, उसमें कैसे, मतलब उसकी प्रॉपर्टी पूरी आपको आनी चाहिए। देखो ये 57 वाला होता है, इसको बोलते हैं लेंथेनो। इसका नाम है, हिंदी में लिख देता हूँ,
लेंथेनम है, ये डी ब्लॉक के अंदर आता है कि लेंथेनम से स्टार्ट होके 57 से ये जो लेंथेनाइड होते हैं 57 से 71 तक चलते हैं, तो ये उस ग्रुप में आता है, डी ग्रुप में। एस ब्लॉक में क्या होता है, तुम्हारे जो पहले और फर्स्ट, पहला दूसरा जो ग्रुप होता है, आवर साड़ी के अंदर 18 ग्रुप होते हैं, उनमें से पहला दूसरे ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक के अंदर आते हैं, इनको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। एफ ब्लॉक जो ये मैंने बताया लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दो होते हैं, ये एफ ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक में जो बीच में पड़ती हैं इनको बोलते हैं संक्रमण धातु, संक्रमण धातु इनको बोला जाता है, ठीक है ना। इस लेंथेनम को संक्रमण धातु भी बोलते हैं। अगला देखिए 13 वाला, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं। तो किसकी कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं, कोलिंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा या फ्लोएम। ये जो क्वेश्चन है, प्लांट टिश्यू होते हैं, पौधे के ऊतक, टिश्यू मतलब होता है ऊतक हिंदी में, तो जो ऊतक होते हैं प्लांट ऊतक, उस वहाँ से क्वेश्चन। तो इसका जो होता है ये पेरेंकाइमा ये होता है, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा। तो इसमें होता क्या है कि इसमें स्पेस होता है, यानी जगह होती है इसके अंदर, उसकी वजह से इसमें गैसों का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है ना, इसमें होता है। देखो स्क्लेरेंकाइमा दृढ़ ऊतक होता है, ये मरी हुई सेलें होती हैं, मतलब डेड सेल्स से बना हुआ होता है। ये होता है आपका लिविंग सेल, इसके अंदर लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग सेल मतलब जिंदगी, ठीक। और ये किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। पेरेंकाइमा के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, ठीक। और ये खाना को स्टोर करने का काम करता है, फूड स्टोरेज का काम यही करता है। कोलिंकाइमा जो होता है, जो टिप होती हैं, बड जो होती हैं, बड मतलब कली, तो जो कली होती हैं उन पे ये रहता है कोलिंकाइमा, ठीक है। और जो उभरा हुआ भाग होता है पौधे में, जैसे गांठें बनी होती हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है कोलिंकाइमा। 14वां प्रश्न, तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का परमाणु सबसे छोटा है। ये सबसे बड़ा एलिमेंट बताना, सबसे छोटा ऑक्सीजन और फ्लोरीन, लिथियम और ऑक्सीजन, लिथियम और हाइड्रोजन, फ्रांसियम और हीलियम, ठीक है। तो देखो पीरियोडिक टेबल से ये भी क्वेश्चन है, परमाणु बड़ा, देखो पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं, आवर्तों की संख्या होती है 7, 18 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो आवर्त इस तरीके से होते हैं, ऐसे ऐसे ये आवर्त होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो और 18 इस तरीके से ग्रुप होते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप, ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप, और बाएं से जाएंगे तो आवर्त। तो इसमें देखो सबसे इधर जाएंगे, बाएं से दाएं जाओगे ऐसे, तो हमारी त्रिज्या जो है घटती है, त्रिज्या मतलब रेडियस, यानी इनके बीच की दूरी, परमाणु के अंदर जो परमाणु का साइज, त्रिज्या घटेगी तो साइज भी घटेगा, तो इधर घटता है। और नीचे जाएंगे तो इसकी त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या मतलब रेडियस बढ़ती है, तो उस परमाणु का साइज भी क्या होगा, साइज भी बढ़ेगा, क्योंकि त्रिज्या बढ़ रही है तो साइज भी बढ़ेगा। और यहाँ पे साइज बढ़ता है ऊपर की तरफ, और यहाँ साइज क्या होता है, कम होता है। तो जब इधर कम हो रहा है तो इसका मतलब सबसे एंड में यहाँ कौन पड़ता है, सबसे पहले हीलियम यहाँ पे, और सबसे नीचे यहाँ कौन पड़ता है, तो यहाँ पड़ता है फ्रांसियम, फर्स्ट ग्रुप का है ये, और ये है, ये 18वां ग्रुप है, हीलियम 18वां ग्रुप, यानी 0 ग्रुप 20 को बोलते हैं, इसमें नोबेल गैस पाई जाती है, क्री गैस। तो ये सबसे बड़ा हो जाए क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है, और ये घट रहा है सबसे छोटा, क्योंकि यहाँ तो फिर बढ़ती जाएंगी ना, तो इसका आंसर डी रहेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा तुमको ये। 120 द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 kg द्रव्यमान की गोली दागी जाती है, यदि गोली की बंदूक से मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकंड है, तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी। प्रतिघाती मतलब पीछे की तरफ जो वो, पीछे की तरफ जो बंदूक हटेगी, जैसे हम बंदूक चलाते हैं तो पीछे झटका लगता है, तो वो झटका हमें किस स्पीड से लगेगा ये बताना है। तो 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड, 0.3 मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड, इनमें से बताना है। तो देखिए ये संवेग संरक्षण का नियम पे आधारित है। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, संवेग होता है P = mv, मास और वेलोसिटी,
के बराबर होता है। तो किसी भी चीज़ का संवेग संरक्षण का नियम होता है कि संवेग सबका नियत रहता है। इसका मतलब यह है कि जब गोली नहीं दागी गई थी, गोली बंदूक के अंदर थी, तो उसका जो संवेग होगा और दागने के बाद जो संवेग होगा वो दोनों बराबर रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जैसे एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम स्मॉल कैपिटल बी ले लो इसको, ठीक है, इसको स्मॉल बी बराबर 0, यानी कि इसका मतलब यह है कि उसकी मास किसका, बंदूक का, तो इसका कितना है 120 और इसी की वेलोसिटी, तो बंदूक की वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है तो बी मान लिया हमने, प्लस ये स्मॉल एम जो है इसका द्रव्यमान है गोली का, और इसका वेग भी कितना है 90, तो ये किसके इक्वल होगा, 0, बराबर 0 के इक्वल होगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे नहीं तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, तो आंसर आ जाएगा ये 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अगला 16वां प्रश्न, किसी माध्यम में एक कण 15 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी, यानी कि 2.5 सेकंड में 40 कंपन हो रहे हैं। तो देखो आवृत्ति पूछा है, आवृत्ति की यूनिट होती है हर्ट्ज। आवृत्ति क्या होता है कि 1 सेकंड में कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या, तो ये 2.5 सेकंड में दिए हैं, तो 1 सेकंड में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 में 2.5 से भाग दे देंगे तो हमारे 1 सेकंड में कंपनों की संख्या आ जाएगी। एक जहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, 25 से इसको काटोगे 16 बार, तो हमारा 16 हर्ट्ज, क्योंकि इसमें हट जाएगा 16 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। 17वां प्रश्न, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं, तो मोलों की संख्या बतानी है। मोलों की संख्या जो होती है वो होती है एन से डिनोट करते हैं, और कैपिटल एम मतलब स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या होता है यहाँ पे, मोलो सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्य मोलर मास, द्रव्यमान मास है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का, प्लस ये दिया गया मास, तो दिया गया मास तो ऊपर लेते हैं हम 25 बटे, और इसका जो होता है 98 होता है, निकालोगे तो निकला है, क्योंकि देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है H2SO4 होता है, तो इसके कितने 2 हो गए, मतलब 1 होता है परमाणु भार इसका, तो 2 का 2 हो गया, और S का कितना होता है 32, तो एक ही है, ऑक्सीजन का होता है 16, और कितने अणु एलिमेंट है इसके, 4 है, 4 का इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसको जब जोड़ोगे तो 98 आ जाएगा, ठीक। इसको इससे भाग दो कितना आ रहा है, तो इसको इससे भाग दोगे तो आ जाएगा 0.225, 0.225, ठीक, मोलों की संख्या, मोल। अगला देखो 18वां, समूह डैश में निष्क्रिय गैसें होती हैं, तो ये भी आवर्त सारणी से है, आवर्त सारणी से कई क्वेश्चन इसमें आए हैं, आवर्त सारणी आप लोगों को सही से अच्छे से करके जानी है, ठीक है, और हम करा देंगे अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। आवर्त निष्क्रिय गैसों का जो समूह होता है लास्ट वाला 18वां होता है, ठीक है ना, 18 ग्रुप होते हैं, तो 18वां ग्रुप को अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, और इसको 18वें ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, तो जीरो होता तो जीरो भी लगा सकते थे, इसका आंसर ये रहेगा। 19वां प्रश्न, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, तो बल, स्थितिज ऊर्जा, संवेग या ऊर्जा। देखिए जब कई के टुकड़ों में इधर उधर फैल जाता है, इसमें जो संरक्षित रहेगा ये होगा संवेग, ठीक है ना। अगला 20वां, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार डैश गुणा इसका पृथ्वी का भार के बराबर होता है, तो ये हमने पिछले वीडियो में बताया था 1/6 होता है, ठीक है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। 21वां प्रश्न, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होते हैं, तो हाइब्रिड क्रॉस कराना है, क्रॉसिंग करानी है, जनरेशन से चैप्टर से क्वेश्चन है। 556 है हमारे पास, तो देखो हमारा जो रेशियो होता है 9331, ये रेशियो होता है, ये कब होता है, जब हम हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं सेकंड जनरेशन में होता है ऐसा। तो हमें जब गोल और पीले की संख्या चाहिए बीजों की, तो ये गोल पीले बीज होते हैं, गोल व पीले बीज, देखिए हमें ये चाहिए, गोल पीले जो होते हैं वो 9 रेशियो में होते हैं, 9 की वैल्यू चाहिए, टोटल की वैल्यू, ये टोटल की वैल्यू है 556, टोटल ये कितना बैठ रहा है, देखो 12 और 4 16, यानी कि हमें 16 की वैल्यू दी है 556, हमें किसकी चाहिए 9 की, तो 9 का भाग दे दो उसमें, 16 से गुणा कर लो, ठीक है, तो जब 9 से भाग दोगे 16 से गुणा करोगे तो इसका आ जाएगा 315, इसको आप सॉल्व कर लेना।
22वां प्रश्न, नर जनन कोशिका का उत्पादन डैश में होता है? तो अंडकोश, वृषण, शुक्रवाहिका या प्रोस्टेट। नर जनन कोशिकाएं हमारे अंदर जो होती हैं वो वृषण के अंदर होती हैं। ये 2 वृषण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्पर्म जो होता है, स्पर्म बनता है। तो स्पर्म कहाँ बनता है? इस वृषण में ही बनता है। और ये स्पर्म जो मैच्योर, इसके ऊपर जो होता है वृषण, वो एपिडिडाइमिस होता है, उसमें मैच्योर होता है। मैच्योर मतलब परिपक्व होता है, ठीक है। और देखो ये शुक्र वाहिका के थ्रू हमारे कहाँ पर जाता है? सेमिनल वेसिकल्स में जाता है। इसको वास डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो सेमिनल वेसिकल्स में ये जाके स्टोर हो जाते हैं। फिर अगला देखिए 23वां, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। तो क्लोरीन की संयोजकता बतानी है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 287, तो लास्ट में जो होता है वो संयोजकता कहते हैं। तो इसका जो हो जाएगा 7, ठीक है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन 24, ठीक है। तो इस सेट में 24 क्वेश्चन आए थे साइंस से, तो 24 इन्होंने रखा है। एक इन्होंने इन्वायरमेंट से डाल दिया होगा या कंप्यूटर से, तो वो भी इसी में इंक्लूड करते हैं साइंस में इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो इसलिए इसमें 24 है। एक उसका इन्होंने रखा है। देखिए क्वेश्चन को देखिए, नीचे दी गई संख्या परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान है। देखो रासायनिक गुण जो है समान कैसे रहते हैं, ये भी पीरियोडिक टेबल से है। तो काफ़ी 3-4 क्वेश्चन आ गए पीरियोडिक टेबल से। देखो आवर्त जो वर्ग जो होते हैं इस तरीके से, जो अभी पीरियोडिक टेबल में समझाया था, तो इनमें जो होता है गुण समान रहते हैं। तो ये मैग्नीशियम जो है ये दूसरे वर्ग का ग्रुप है। तो दूसरे वर्ग का इसमें से कौन सा है? ठीक है। तो ये 13, 11, 4 या 19, तो इनमें से जो ये 4 है ये इसी के वर्ग में से। ऊपर आता है बेरिलियम, इसको बेरिलियम होता है, बेरिलियम का है ये। और नीचे आता है Mg, मैग्नीशियम। तो एक ही वर्ग में आते हैं, इसलिए इनके गुणधर्म कैसे होंगे? समान होंगे, ठीक। इस तरीके से इनको देखते हैं। तो इस जो वर्ग में एक जैसे वर्ग में जो होते हैं उनको आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक ही वर्ग में कौन से आ रहे हैं। तो देखो मैग्नीशियम का होता है 12 परमाणु क्रमांक। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे, तो 282 हो जाएगा। ऐसे ही 4 का करके देखो, तो 2 क्रॉस 2 होगा। तो देखो इसके भी लास्ट में 2 आ रहा है, इसके भी लास्ट में, ठीक है। इसके भी लास्ट में 2 आ रहा है, इसके भी लास्ट में 2 आ रहा है। तो आप इसको 2 मतलब दूसरा ग्रुप का एलिमेंट है, और ये इनकी क्या है? संयोजकता भी है 2। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।